Hello guys, this is Dr. Ankesh Bisla and this is the lecture 5th of animal reproduction and today's topic is repeat breeding. ये वैक्सीन लगवाई थी यार हमने, पूरी फैमिली ने लगवाई है कोविशील्ड की, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं आप लोग भी जानते हैं। फीवर रहता है, मसल पेन रहता है 2 दिन तक। आज तीसरा दिन है तो आज मैं लेक्चर देने आ चुका हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग भी प्लीज़ वैक्सीन लगा लीजिएगा। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि मेरे पेरेंट्स को तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, है ना। स्टार्टिंग के 2 दिन प्रॉब्लम रहती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ जल्दी से। कोवैक्सीन में और कोविशील्ड के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बड़ा अच्छा पिक्चर डाला था मैंने, पता नहीं क्यों नहीं आ पाया। चलिए, ये कोवैक्सीन है, कहाँ बनी है जी? इंडिया के अंदर बनी है। भारत बायोटेक ने इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों ने आपस में मिलकर के कोवैक्सीन को बनाया है। कोविशील्ड जी ब्रिटेन में बनी थी, बहुत ही अजीब सा ABZOX करके नाम था उसका वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो इंडिया किसने बनाई थी? एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई थी, ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। लेकिन इंडिया में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है अभी। इनसे ही सारा फार्मूला वगैरह लिया था, इनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो प्रोडक्शन पता लग गया कहाँ कहाँ से क्या कैसे प्रोड्यूस हुई है। अब इसका डिफरेंस समझ ले कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। इसकी सेकेंड डोज पहली डोज के 28 दिन बाद लगेगी, अगर 80 to 85% एफिकेसी है। अगर इसकी जो सेकंड है कोविशील्ड की सेकंड डोज, वो 42 से 56 दिन के बीच में लगेगी। अगर जल्दी लगवा लोगे तो इतनी एफिकेसी उसकी कम हो जाएगी। किसकी? कोविशील्ड की। ठीक है जी, ये डिफरेंस है। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि जो लाइव वायरस है उसको वीक करके बनाई गई है, इसलिए डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के अगेंस्ट भी सही तरीके से काम करती है। कौन सी? कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो चिंपैंजी के अंदर एडिनो वायरस होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो क्या किया जाता है? एडिनो वायरस को यूज किया जाता है स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-19 वायरस के साथ मिला करके। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। रिपीट ब्रीडिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। 2014 में पूछा गया था व्हाट इज रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम इन बोवाइन्स एंड इनलिस्ट द कॉजेज ऑफ रिपीट ब्रीडिंग, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन बता दीजिए और उसकी कोज क्या है वो बता दीजिए। उसके बाद 2018 में पूछा गया राइट द कोजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिपीट ब्रीडिंग केसेस इन काउज। कोज पूछ लिए गए और मैनेजमेंट पूछ लिया गया उसके बाद। अब 2021 में देखते हैं क्या पूछेंगे। रिपीट ब्रीडिंग, देखिए इतने सारे डायग्राम्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे। ये अगर आपको नाम समझ में आ जाता है रिपीट ब्रीडिंग, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि ब्रीडिंग यानी कि नेचुरल सर्विस या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं एनिमल का, बार बार उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्यों? अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द एनिमल हैविंग अपेरेंटली नॉर्मल जेनेटेलिया, मतलब ऊपरले तौर से दिखाई दे रहा है कि जेनेटेलिया नॉर्मल है, नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल है, ईस्ट्रस पीरियड भी नॉर्मल है, विद नो क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज, नॉर्मल डिस्चार्ज है। ठीक है, बट स्टिल फेल टू कंसीव आफ्टर 3 कॉन्जुगेटिव इंसेमिनेशन। अभी अगर देसी भाषा में बोलो ना तो ऊपरले तौर से ऐसा लग रहा है कि एनिमल बिल्कुल हट्टा कट्टा है, काऊ या बफेलो जो है वो बिल्कुल एकदम ओके है, ऊपरले तौर से ऐसा लग रहा है। इसलिए तो बार बार सर्विस करवा रहे हैं। डिसीज एनिमल की थोड़ी ना करवाएंगे, उसका तो पहले ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद करवाएंगे। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को। सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये डिसीज होती है। कोई एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है इसके अंदर, है ना, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को कोजेस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस होता है, उसको बचाने के लिए पढ़ रहे हैं, या एफिशिएंट बनने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रिपीट ब्रीडर एनिमल हो जाएगा तो काविंग इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, सर्विस पीरियड बढ़ जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ काव्स हैं वो भी कम मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है जी। चलिए, इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। फैक्टर्स की बात करते हैं। अभी यहाँ से हट जाइए 2 मिनट के लिए, मेरे पास आ जाए। ठीक है, इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे हम। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है? कोई भी एनिमल रिपीट ब्रीडर है तो वो 2 वजह से है। एक तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से, या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से कंसीव नहीं कर रहा है एनिमल, या फिर फर्टिलाइजेशन तो हो जा रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली ये 2 मेथड है इसको क्लासिफाई करने के लिए, ओल्डेस्ट है, और उसी के तरीके से हम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप बोलेंगे ये क्या है? ये भी क्लासिफाई करने का एक तरीका है जिसको हम यूज में लेंगे उनके अंदर ही। ठीक है, कौन से? अभी ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली देखिए ह्यूमन बींग से रिलेट करके देखते हैं थोड़ा सा। कोई फीमेल होती है, अगर वो मान के चलते हैं कि बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी को, तो उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं? जी लड़की में कमी है। लड़की के घर वाले क्या बोलते हैं? जी लड़की में कमी है।
अगर दोनों ही अच्छे हैं तो क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रिशन नहीं ले रही है बच्ची, अच्छे से खाएगी पिएगी तो सारी बात बन जाएगी। और चौथा मैनेजमेंट की बात आ जाती है जी, टेम्परेचर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे स्ट्रेस है, मेंटल ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, ठीक है, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो एनिमल के अंदर भी सारे ये फैक्टर आएंगे, या तो फीमेल के अंदर ही कमी है, या कुछ मेल फैक्टर हैं जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, या कंसीव नहीं कर पा रही, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, या कुछ मैनेजमेंटल फैक्टर है। अब दूसरी स्लाइड पे आ जाए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ ऑलरेडी। दो मेन रीजन क्या है, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। चलिए जी, अब बात करते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन की। इसका मतलब क्या है, 28 to 44% जो केसेस होते हैं ये रिपीट ब्रीडर्स के अंदर होते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन के। नॉर्मल काउ के अंदर अगर आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, रिपीट ब्रीडिंग के केस हैं, तो उसमें से 15% जो केस हैं वो इस फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से होते हैं। बोल जाए नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दें उसको। अब बात करते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन किस किस वजह से होता है। एक तो उसमें फीमेल फैक्टर होता है, एक मेल फैक्टर। सबसे पहले फीमेल फैक्टर देखते हैं, और ये देखने से ही पहले मैं कुछ डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको मजा आए समझने में, थोड़ा लगे कि हाँ यार अब समझ में आ रही है चीजें। ये देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये सबसे पहले वल्वा, फिर वेजाइना, फिर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आ जाता है ये यूट्रस। अब मैं अगले डायग्राम में क्या दिखाऊंगा, इस यूट्रस को यूं उठा करके और यूं करके यूं सीधा दिखाऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मल यूट्रस है जी, ठीक है, ये ओवरी है यहाँ पे, ये ओविडक्ट है इसकी, ये यूटेराइन बॉडी है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है जी। एक आइडिया हो गया आपको। ये एक अबनॉर्मल स्टेज है। अबनॉर्मल में क्या है, यहाँ पे हॉर्न ठीक ठाक है, यहाँ पे हॉर्न का एप्लाजिया दिख रहा है। एप्लाजिया का मतलब, प्लाजिया का मतलब ग्रोथ, ए प्लाजिया मतलब अब्सेंस ऑफ ग्रोथ, या जो ग्रोथ हुई है वो बहुत कम हुई है, ठीक है। इसको यूनिकॉर्निस भी बोला जाता है, एक ही हॉर्न दिख रहा है ना इसमें, इसलिए। एक ये डिफेक्ट क्या है, इसके अंदर एक फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। साल्पिंग्स का मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। हाइड्रो का मतलब कोई भी फ्लूइड, वाटर बोल देते हैं नॉर्मली, लेकिन वाटर जरूरी नहीं है वाटर ही हो, कोई भी इन्फ्लामेटरी फ्लूइड हो सकता है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम और दिखा देता हूं। ये मैं डायग्राम याद नहीं रखने हैं, इसलिए बता रहा हूं ताकि जो भी पॉइंट बताऊं यूं यूं समझ में आए, मजा आए समझने में, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरी है जी, यहाँ से ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होकर के क्या होता है, ओवा यहाँ पे ये ओविडक्ट के अंदर चल करके यूं यूं आता है आगे, और यहाँ पे जो इंसेमिनेट करने के बाद स्पर्म होते हैं वो यहाँ से चल के आगे आते हैं, और इस ओविडक्ट के अंदर आकर के इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यहाँ पे इस एरिया में फ्लूइड भर चुका है तो ये ओवा नहीं आ पाएगा, ना स्पर्म आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज है इसके पाथवे की। उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, पीएसबी डाई यूज करते हैं। सुनते जाएं बिल्कुल, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं डायग्राम, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, पॉइंट यूं समझ में आएंगे बिल्कुल, और वो भूले नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके इमेज में है, ठीक है। तो चलिए, ये दिखाना चाहता था, फीमेल फैक्टर बताने से पहले डायग्राम दिखा चुका हूं, अभी पॉइंट्स पे आ जाते हैं सीधा। फीमेल फैक्टर सबसे पहले अगर हम बात करें, एबनॉर्मेलिटीज इन ओवुलेशन। दो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जी, एक तो एनओवुलेशन, ओवरी की अंदर से ओवा ओवुलेट ही नहीं हो पाई, उसको बोल दिया एनओवुलेशन, अब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। दूसरा डिलेड ओवुलेशन। डिलेड ओवुलेशन का मतलब क्या है, ओवुलेट तो हुई लेकिन लेट ओवुलेट हुई, जिस टाइम पे स्पर्म डाले थे उसके बहुत टाइम बाद हुई, स्पर्म ही डेड हो गया यार, अब ओवुलेट करते रहे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों ही केस में क्या है, पहले केस में ओवा रिलीज नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरे केस में भी डिलेड ओवुलेशन है तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिफेक्टिव ओवम है तो भी फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। एजिंग ऑफ ओवम है, एज्ड ओवा आर वायबल ओनली फॉर फ्यू हार्स। वायबल का मतलब क्या होता है, वो फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, वो कुछ समय के लिए रह पाती हैं। वायबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो कुछ समय के लिए रह पाती है। तो अगर काफी कम समय के लिए वायबिलिटी है तो उनका फर्टिलाइजेशन होने का चांस कम है, तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन इस केस में भी देखने को मिलता है। जेनाइटल डिफेक्ट दो तरह के होते हैं जी, कॉन्जेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो जन्म जाता है, बिल्कुल पैदा होता ही है, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड वाला। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट के अंदर क्या है, सेगमेंटल एप्लाजिया। देखिए नाम से पता लग रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसकी ग्रोथ नहीं हो पाई या ग्रोथ बिल्कुल ही एब्सेंट है, एप्लाजिया। प्लाजिया का मतलब ग्रोथ, ए का मतलब एब्सेंट, उस चीज का एब्सेंट होना, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखा चुका हूं पिछली स्लाइड पे, फिर से बैक मार के देख लीजिएगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। एक्वायर्ड डिफेक्ट की बात करें, ओवेरो बर्सल एडेक्शन। जो ओवरी होती है वो किसी पार्ट से अटैच हो जाती है। अब वो किसी पार्ट से अटैच हो गई, मान के चलिए ओवरी है, ये इस पार्ट से अटैच हो गई है, तो इससे ओवा निकल ही नहीं पाएगा, निकल भी गया तो वो आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अगर ओवा रिलीज नहीं हो पाया तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाइड्रोसेल्पिंग्स में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या होता है हाइड्रोसेल्पिंग्स, फेलोपियन ट्यूब के अंदर किसी भी फ्लूइड का भर जाना। उससे भी क्या होगा, जो पाथवे है जहां पे स्पर्म और ओवा चल करके आते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, वो पाथ ही ब्लॉक हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने क्या बोला था आपको, हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब समझ गए ना आप।
सिस्टिक ओवरी की बात करते हैं। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, जो पीएसपी डाई यूज करते हैं हम ब्लॉकेज को चेक करने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स की, ठीक है। सिस्टिक ओवरी, अगर ओवरी के अंदर सिस्ट है तो उसकी वजह से भी ये दो केसेस होते हैं, एक तो ल्यूटियल सिस्ट होती है, एक फोलिकुलर सिस्ट होती है। आप सभी जानते हैं, देखिए अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वाइवा में भी पूछेंगे, सब जगह काम आएगा, तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। देखिए ल्यूटियल सिस्ट से आपको फील आ रहा होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम का सर ल्यूटियम वाला पार्ट है ना वो उठा लिया है। कॉर्पस ल्यूटियम किसके काम आता है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के काम आता है। तो ल्यूटियल सिस्ट मैं बोल रहा हूं तो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम वाला सिस्टम चल रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस वाला सिस्टम चल रहा है। अगर प्रेगनेंसी एनिमल मेंटेन कर रहा है तो वो कभी हीट में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और बचा क्या? फोलिकुलर सिस्ट। तो फोलिकुलर सिस्ट के अंदर ये एनिमल निम्फोमैनिक होगा, यानी कि हमेशा हीट में आएगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये वाला आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ल्यूटियल सिस्ट का मतलब क्या होता है, समझ गए ना बात? क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम यानी प्रेगनेंसी मेंटेनेंस वाला काम, इसमें हीट में नहीं आएगा। तो बाकी दूसरा जो फोलिकुलर सिस्ट है उसके अंदर निम्फोमैनिक रहेगा। अब सिस्टिक ओवरी की वजह से क्या होता है? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ये डायग्राम में दिखाई चुका हूं आपको, चलो स्क्रीनशॉट लेना मन करे तो यार, वैसे तो मैं आपको स्लाइड दे ही देता हूं। चलिए जी, ठीक है। अब मेल फैक्टर्स देख लेते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन में। द इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म की एबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको फर्टिलाइज कर पाए, उसका कोई बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो सबको तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिंपली जनरल वे में बोल दिया। हाई स्पर्म एबनॉर्मेलिटी, अगर एबनॉर्मल है बहुत ज्यादा स्पर्म तो भी नहीं फर्टिलाइज कर पाएंगे। लो स्पर्म मोटिलिटी, अगर मोटिलिटी ही बहुत कम है तो वो उस ट्रैक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसमें भी क्या होगा? तीनों केसेस में फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। चौथा केस क्या है जी? इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। अगर मेल का जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन हो रखा है तो जो फ्लूइड होता है वही उसकी क्वालिटी ही डाउन हो जाती है, सीमन की क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो वो क्या जाकर के फर्टिलाइज करेगा? तो चारों ही केस ये मेल फैक्टर के अंदर आएंगे फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी में। अब दूसरा क्या था जी? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन था, दूसरा था अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में क्या है जी आपका? इसमें दो पॉइंट है फीमेल फैक्टर्स के अंदर, साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी और अनफेवरेबल यूटेराइन एनवायरनमेंट। साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी नाम से पता लग रहा है, साइटोजेनिक मतलब सेल, जेनिक मतलब क्रोमोजोमल एबरेशन, यानी कि जो उसके जीन्स हैं, किसमें होते हैं जीन्स? क्रोमोजोम में होता है ना, तो इसको क्रोमोजोमल एबरेशन बोल दीजिए, या बोल दीजिए उसका जो कैरियोटाइप है वो खराब है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है जी? अनफेवरेबल यूटेराइन एनवायरनमेंट। देखिए जो एम्ब्रियो होता है उसको सर्वाइव करने के लिए यूटेरस का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और यूटेरस का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एज ऑफ द डेम, एम्बिएंट टेम्परेचर, हार्मोनल इंबैलेंस अगर हो जाता है उसकी वजह से खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से यूटेराइन एनवायरनमेंट होता है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगी? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। इस पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है? जो मेजर पोर्शन होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक जो ज्यादातर डेथ होती है वो कंसीव करने के 8 से 19 दिन तक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बोलना चाह रहा है? जो क्रिटिकल स्टेज होती है ना किस चीज की? प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन की, उससे जस्ट पहले एम्ब्रियो खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से हीट में आ जाता है एनिमल, तो पता ही नहीं लगता कि एम्ब्रियो की डेथ हो चुकी है या नॉर्मल साइकिल में आए जा रहे हैं एनिमल, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे थे, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको मेल फैक्टर लिख दिए, फीमेल फैक्टर के अंदर साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी और अनफेवरेबल यूटेराइन एनवायरनमेंट। चलिए आगे चलता है। मैनेजमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, और ऑप्टिमल बॉडी वेट गेन नहीं करेगा तो एनिमल उसमें भी कंसीव नहीं कर पाएगा वो, ठीक है जी। अनेबल टू डिटेक्ट ईस्ट्रस टाइमिंग, ईस्ट्रस टाइमिंग ही आपने डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कहाँ से करा? तो फर्टिलाइजेशन तो भूल ही जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब इसमें इसकी जो टेक्निक है वो सही तरीके से नहीं लगा पाए। सेवरल स्टेजेस कौन सी होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की? सीमन का कलेक्शन करना, उसका प्रिजर्वेशन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको 45 डिग्री 90, वो पिछले लेक्चर में बताया था ना सब कुछ। तो सारी की सारी स्टेजेस प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। AMPM रूल क्या है? अगर मॉर्निंग में एनिमल हीट में आता है तो उसको इवनिंग को सर्विस दे दो, अगर इवनिंग में हीट में आ रहा है तो उसके एनिमल को सुबह अगले दिन नेक्स्ट डे उसको नेचुरल सर्विस या AI करवा दो, ठीक है जी। फिजिकल मेंटल स्टेटस ऑफ एन एनिमल जस्ट बिफोर AI। कई बार क्या करते हैं जी गांव में बच्चे क्या करते हैं, AI करवाने के लिए वेटनरी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं जानवर को लठ मार मार के, ठीक है, और कि भाई घर वालों ने बोला है वो वेटनरी क्लिनिक्स कॉम्प्लेक्स बंद ना हो जाए कभी, और उसको परेशान करते हुए एनिमल को ले जाते हैं डंडे मार के। तो उससे क्या होता है? फिजिकली भी वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है और मेंटली भी स्ट्रेस में आ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में AI करवाते हैं तो वो भी फेलियर हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जी ओवर क्राउडेड फार्म, यहाँ पे आप मान के चलें खासकर कि जब AI करते हैं वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए एनिमल की, ताकि एनिमल को स्ट्रेस ना हो, ठीक है जी। तो मैनेजमेंटल फैक्टर हो गया। एनवायरनमेंट में दो ही पॉइंट है, एक तो हाई टेम्परेचर में लीड टू, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और दूसरा जी
वेंटिलेशन अच्छा खासा होना चाहिए, पुअर वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर रहा और पुअर वेंटिलेशन रहा तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम चारों फैक्टर पढ़ चुके हैं, मेल फैक्टर भी, फीमेल फैक्टर भी, एनवायरमेंट वाला और मैनेजमेंट वाला भी, ठीक है जी। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ रिपीट ब्रीडिंग। अभी देखिए, मैनेजमेंट से बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, सर प्रिकॉशन ट्रीटमेंट का हमें समझ में आता है। एनिमल डिसीज कंडीशन में आने से पहले अगर हम उसको देखभाल कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि उसको वो डिसीज ना हो या वो सिंड्रोम ना हो, उसको बोलते हैं प्रिकॉशन। ट्रीटमेंट डिसीज हो चुकी है जी, उसके बाद ट्रीटमेंट, ये बच्चों को पता है। अब मैनेजमेंट में सर प्रिकॉशन लिखें या ट्रीटमेंट लिखें, दोनों ही आ जाता है। मैनेजमेंट तो हम उन एनिमल्स का भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिसीज हैं, जो किसी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, जैसे कि ये आरबीसी वाला ही लगा लीजिए। देखिए एक वर्ड अभी चलो मैंने बोल दिया तो याद आ गया आपको, है ना, अपने वाईजाइएस के नोट्स में आरबीसी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब रहेगा रिपीट ब्रीडर्स काउ, रेड ब्लड सेल मत समझ लेना, ठीक। तो प्रिकॉशन मैं बता चुका हूं, ट्रीटमेंट बता चुका हूं, मैनेजमेंट में दोनों के पॉइंट मिक्स करके लिखने हैं। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं प्रिकॉशंस में। प्रिकॉशंस का मतलब एनिमल बीमार नहीं हुआ, अभी ठीक ठाक है, हम वो स्टेप्स ले रहे हैं कि वो उस सिंड्रोम की तरफ या उस डिसीज की तरफ जाए ही ना, वो सारे स्टेप्स। किस केस में? रिपीट ब्रीडिंग की तरफ ना जाए। चलिए जी, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करेंगे एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, खासकर मिनरल मिक्सचर डाइट में 2% देना है, कूल क्लाइमेट देना है, वो बताया था ना, एनवायरमेंट वाला हाई टेम्परेचर है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कूल क्लाइमेट देना है। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट तो क्या करे जी, उसको कल कर दे एनिमल को। अगर बाई चांस गलती से उसका कोई बच्चा पैदा भी होगा ना, वो भी तुम्हें दुखी करेगा, परेशान करेगा, तो ऐसे एनिमल्स को तो कल ही कर देना चाहिए जिनमें कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है जी। अंडरवेट लेस देन 250 kg है या मालनरिश्ड है या एनीमिक एनिमल है, ऐसे एनिमल्स को इंसेमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर करवाना भी है तो बहुत चाहते हैं कि नहीं सर करवाना है, तो इनका नरिशमेंट करो थोड़ा सा, 250 kg तक कम से कम करवा लो वेट, और एनीमा इनका दूर कर दो, ठीक है जी। उसके बाद आप इनको इंसेमिनेट करवा सकते हैं। ओवर फीडिंग ऑफ, लेकिन यहाँ पे हम प्रिकॉशन पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से ही बात करेंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा पॉइंट्स को, ठीक है। ओवर फीडिंग ऑफ ऑयल सीड केक्स को अगर बहुत ज़्यादा देते हैं एनिमल्स को तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है इससे, ठीक है। और जो डो नॉट फीड मोल्ड इन्फेस्टेड ग्रेन्स एंड ग्रीन फॉडर एंड सोइल्ड व्हीट स्ट्रो, कहने का मतलब ये है कि खराब चीज़ें मत दें उसको खाने के लिए। अवॉइड पुटिंग द स्ट्रो बैक इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर। कई बार क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन से स्ट्रो निकाल दी, फिर उसके अंदर वापस डाल दी, या निकाल के डाल रहे थे उसके अंदर, वो लगाने वाले थे थोविंग करने के बाद उसमें एयर गन के साथ, तो मालिक बोले कि नहीं सर हमारा तो मन नहीं आज लगवाने का, तो फिर से वो सिलेंडर में डाल के किसी और केस में यूज कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। स्ट्रो एक बार बाहर निकाल लिया, या तो उसको यूज करो या उसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है जी, एआई गन शुड नेवर बी पुल्ड आउट ऑफ द वेजाइना एंड री इंसर्टेड इनटू इट। ये नहीं है कि उसमें वेजाइना के अंदर एआई गन आपने डाल रखी है, उसके बाद यार बात बन नहीं रही है, वो पूरा निकाल लिया, हवा में चेक किया, नहीं ठीक है, फिर दोबारा डाल देंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा, उसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है। तो रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम हो जाता है उससे। तो ऐसा काम अगर हम अवॉइड करेंगे तो उससे ये सिंड्रोम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। ट्रेन्ड पर्सन को यूज करना चाहिए। नेवर यूज, अगर किसी बुल के अंदर जेनाइटल इन्फेक्शन है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। बार बार एक ही बुल को यूज नहीं करना चाहिए ताकि इनब्रीडिंग ना हो, ठीक है। इनब्रीडिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल फर्टाइल नहीं हो पाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है उसके अंदर भी, फर्टिलाइजेशन या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ देखी जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनब्रीडिंग होती है जिन फीमेल्स में। यूज हार्मोनल ट्रीटमेंट जुडिशियसली। ये नहीं है कि कई बार आपको डॉक्टर्स मिलेंगे गाँव में बोल दें कि अच्छा ये बात है क्या, चलो हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं, बिल्कुल ओके हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे हार्मोनल थेरेपी देना, इनको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि आपका जब लगे कि हाँ चलो दे दो, कोई नए नए सीखते हैं ना जो डॉक्टर होते हैं वो बड़ा इसको रिकमेंड करते हैं, तो उससे भी जानवर खराब हो जाता है यार। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट शुड बी यूज जुडिशियसली। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कुछ स्टेप्स में दिया हुआ है ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशनल में अगर बात करें, देखिए एक्सट्रीम किसी भी चीज़ को अगर हम देंगे, अगर बैलेंस मेंटेन नहीं बना करके रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। क्यों? अगर एक्सट्रीम में दे रहे हैं तो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी है किसकी, सेलेनियम की और विटामिन ई की, तो उसमें क्या देखा गया है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है काफ़ी सारी। स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेस डिटेक्शन, अगर आप स्ट्रेस डिटेक्शन एफिशिएंटली कर पाते हैं तो उससे क्या होगा, आप एआई प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर टाइमिंग पे इंसेमिनेट कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस डिटेक्शन नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला भी ट्रीटमेंट के, देखिए ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मेडिसिन दे रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट बोलेंगे। तो इन चीज़ों को दूर करना भी अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, कई बार क्या होता है कि कुछ अबनॉर्मेलिटी हो जाती है जेनिटल ट्रैक्ट में, जिससे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स होता है वो एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर भी लें तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन विट्रो प्रोडक्शन करते हैं, किसका,
एम्ब्रियो का, और उसको फिर हम इंट्रापेरिटोनियल इंट्रोड्यूस करा देते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट। यूट्रस के इंट्रा मतलब उसके अंदर यूट्रन, जो यूट्रस का मैंने आपके इन्वायरमेंट की बात की थी ना, तो यूट्रस को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको ठीक ठाक वॉश कर देते हैं। ठीक है जी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं हम। तो ये बेसिकली प्रोफाइलेटिक प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको लगेगा सर ये तो प्रिकॉशन वाला पॉइंट है, लेकिन नहीं यार, अगर इन्फेक्शन है तो एक तरह से तो हम उसका ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, तो दोनों जगह ये चीज़ आ सकती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ये चीज़ें हैं। एक्सोजीनस गोनाडोट्रोपिन, ये कहाँ पे यूज होता है जी, एनोवुलेटरी में यूज होता है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। एक्सोजीनस डायरेक्ट गोनाडोट्रोपिन दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, तो जो ओवुलेशन ही नहीं हो पा रहा था, एनोवुलेटरी थी, वहां से भी ओवुलेशन करवा दिया। और यहां पे दे रहे हैं जी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन को जाकर के रिलीज करवाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जो डिलेड ओवुलेशन था, जो थोड़ा देर में हो रहा था, उसको ठीक टाइमिंग पे करवा देंगे। समझ गए बात, फर्क क्या है इन दोनों में। प्रोजेस्ट्रोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के काम आता है, इंप्लांटेशन वगैरह ठीक ठाक करवा देगा, वहां पे यूज कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, इसका ल्यूटियोलाइटिक इफेक्ट देखा गया है। तो इसका फायदा क्या होता है जी, इसका ल्यूटियोलाइसिस जब करवा दिया कॉर्पस ल्यूटियम को, ये बिल्कुल खत्म कर देगा, तो हमें पता होगा वो खत्म करने के बाद साइकिल कब से स्टार्ट होगा, तो स्ट्रेस रिडक्शन जो होती है वो अच्छी हो जाती है इससे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, इन दिस केस ट्रीटमेंट एम्स टू अचीव बेटर हीट डिटेक्शन एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ काउज इन हीट। समझ गए बात। बोलेंगे सर अभी प्रिकॉशन भी पढ़ लिया है, ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, कितने पॉइंट पढ़ाओगे। मैनेजमेंट के अंदर भी यही सारी चीजें आएंगी यार, थोड़ा सा अलग इसमें इसलिए बता दिया मैंने, अगर किसी का मन नहीं है प्रिकॉशन ट्रीटमेंट पढ़ने का, आपको लगता है कि नहीं सर प्रिकॉशन आएगा नहीं एग्जाम में, मैनेजमेंट ही पूछेंगे फिर से, यार ट्रीटमेंट नहीं आएगा, तो ये वाले पॉइंट पढ़ लो बस, उससे काम चल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सर प्रिकॉशन भी अलग से देख लिया, ट्रीटमेंट भी देख लिया, वो आएंगे तो वो भी कर देंगे, मैनेजमेंट के आएंगे तो उनमें से लिख देंगे, वो भी कर सकते हो आप। बेसिकली मोर और लेस पॉइंट वही आएंगे इसके अंदर भी। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट के अंदर बोलना क्या चाह रहा है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एंडोमेट्राइटिस वगैरह दे देंगे, डिलेड ओवुलेशन में भी कैरिड आउट व्हेनेवर सस्पेक्टेड देम एज द कोज। लेकिन क्या होता है कि अगर स्पेसिफिक कोज का नहीं पता होता है तो हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर लेते हैं, ये पॉइंट फॉलो कर लेते हैं। क्या क्या, ब्रिंग द एनिमल इनटू पॉजिटिव न्यूट्रिटिव बैलेंस, यूज गुड क्वालिटी सीमन हैविंग मोर देन 50% प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोर्टिलिटी। हमने पढ़ा भी था सीमन क्वालिटी के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट जो 60% प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, मोर देन 50 होनी चाहिए, एक ही बात है। इंसेमिनेट द काउ एट राइट टाइम ऑफ द ईस्ट्रम, ये तो बहुत जरूरी है। और जो एआई है वो 12 से 24 घंटे के इंटरवल में आपको 2 बार करनी है। ठीक है जी। फॉलो प्रॉपर एआई टेक्निक, वो 45 डिग्री और 90 डिग्री और थोविंग वाला सारा प्रोसीजर जो बताया था, अब सब कुछ तो यहाँ पे नहीं बता सकते ना, सिंपली लिख दिया फॉलो प्रॉपर एआई टेक्निक। आफ्टर एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद हमें क्या करना है, क्लाइटोरल मसाज कर देना है, या फिर हमें क्या करना है 100 माइक्रोग्राम ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे देना है। क्यों, हम ओवुलेशन कराना चाहते हैं, एआई किया ना अभी, ताकि मेक श्योर हो जाए कि पूरा ओवुलेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, बस चांसेस ना बचे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मे बी एडमिनिस्टर्ड टू स्टिमुलेट द ओवुलेशन। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्लाइटोरल मसाज कर दिया, या जो जीएनआरएच है वो 100 माइक्रोग्राम दे दिया, या फिर हमने क्या किया 1500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दे दिया। अब ये केस ज़्यादातर फील्ड में यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को स्किप करवा देते हैं और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से यूट्रस का इन्फेक्शन अगर है उसके अंदर उसको क्लियर करवाते हैं। क्या, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं इसके अंदर, 1 मिलियन यूनिट ऑफ पेनिसिलिन दे सकते हैं। ठीक है, इन सेलाइन ट्वाइस 2 बार देना है आपको एट द 12 आवर्स इंटरवल। ठीक है जी। फ्लॉसिंग द यूट्रस विद नॉर्मल सेलाइन विद मॉडरेट प्रेशर टू रिमूव सेलुलर डेब्रिस माइल्ड ब्लॉक्स इन ओविडक्ट्स। अभी देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, बोलेंगे सर बहुत ज्यादा हो गए, तो अभी कितना याद रखेंगे इसमें से, आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो डेफिनेशन, एक आप क्लासिफिकेशन कौन सा, मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, एनवायरमेंट और मैनेजमेंट वाला फैक्टर, और जो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ और फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, मेल और फीमेल वाले फैक्टर देखे थे, और जो उसके बाद था अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, उसमें हमने फीमेल वाले फैक्टर देखे थे। ये अपना याद रख लेना बस, कौन से थे उसमें, अगर याद हो तो आप लोगों को, किसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में फीमेल फैक्टर कौन से थे 2, एक तो वो कैरियोटाइप वाला था जिसमें क्रोमोसोमल एबरेशन हो रही थी, एक पॉइंट और था, देख के बताना, कमेंट में लिखना अगर याद हो तो। ठीक है, और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, देखिए वीडियो तो ये 10-15 मिनट की ही रहती हैं, लेकिन इसके पीछे का जो काम रहता है ना वो 3 से 4 दिन का रहता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है इससे मोटिवेशन से वो भी सुधरती है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक और वैक्सीनेशन लगवाना मत भूलिएगा। थैंक यू।